Good morning, class 10th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the chapter of your civics, which is the second chapter, that is federalism. In our previous class, we have already seen that what do we mean by the federalism and what are the levels or what are the features of the federalism. Then what kind of federalism is India is, and what are the features that makes India a federal country. In this class, we're going to start with a new heading, that is how is federalism practiced basically in India. सी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फेडरल कंट्री बनाता है, नो डाउट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग, जनरली आप देखते होंगे कि लोग लॉस को फॉरगो कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और एक कॉन्स्टिट्यूशन एक फोर्स की तरह काम करता है. लेकिन जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म मतलब कि पूरी कंट्री को एक रखना और उसके ऊपर सेंटर का पावर या कमांड होना, और फिर हमारे यहाँ जो उसका जो हमारी कंट्री का जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज कर देना. ठीक है, ये है आपका फेडरलिज्म. तो देखो, हमारे फेडरलिज्म नो डाउट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स से ही फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं. देखो, हमारे यहाँ बहुत सारे अदर फोर्सेस भी हैं जो हमको फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं. जैसे द फर्स्ट वन इज़ द लिंग्विस्टिक स्टेट. लिंग्विस्टिक स्टेट, देखो हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं फ्रॉम 1947 अप टिल 2020 हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो नए स्टेट्स बने हैं, पुराने स्टेट्स टूटे हैं, पुराने स्टेट्स के बाउंड्रीज़ को तोड़ करके कोई नई स्टेट्स बनाए गए हैं, देन पुराने स्टेट्स के नाम बदले गए हैं, बहुत कुछ हुआ है. तो ऐसा क्यों हुआ है? देखो, हमारे यहाँ जो लोग हैं दे आर बिलोंगिंग टू वेरीड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यू कैन से दे स्पीक वेरीड फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस. तो इस वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है या जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उन्होंने क्या किया कि जो स्टेट्स थे वो डिवाइड किए धीरे धीरे लैंग्वेज के बेस पे. लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कैसे किया कि जो लोग जिस एरिया में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट कर दिया. अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज के ही बेसिस पे उनका कंसंट्रेशन हुआ. उनका कंसंट्रेशन या उनका डिवीज़न किसी नए स्टेट को, उन्होंने जो गवर्नमेंट थी नए स्टेट को उसने आप कह सकते हो कि कल्चर के बेस पे भी डिवाइड किया है, फिर क्रीड के बेस पे, फिर आप कह सकते हो कि वहाँ के जो लोग हैं उनके बेसिस पे भी डिवाइड किया है. अच्छा, ये जो डिवीज़न है ये हमारी कंट्री है उसकी यूनिटी को डिवाइड नहीं करता है, रादर वो क्या करता है, वो लोगों के बीच में जो फ्रिक्शंस आ रहे थे डिवीज़न कोई नया स्टेट बनने से पहले, फॉर एग्जांपल ले लो तेलंगाना में आप जब नहीं बना था तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन था. अभी क्या है कि जब तेलंगाना इज़ फॉर्म्ड तो जो फ्रिक्शन है वो कम हो चुका है और लोगों के अंदर हम यूनिटी को देख सकते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से एक साथ रह पा रहे हैं. देन उसके बाद आता है आपका कि जो लैंग्वेज पॉलिसी है. देखो, हमारे लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो भी एक फेडरलिज्म को हमें मेंटेन करने में मदद करती है. हमारे यहाँ लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी है, लेकिन हमारी कंट्री ने, हमारी जो गवर्नमेंट है जो भी अभी तक आई है गवर्नमेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को हमारे यहाँ कंपल्सरी नहीं बनाया है. ठीक है, हिंदी हमारे यहाँ यू कैन से मदर टंग, ऑफिशियल टंग बनाई गई है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी जो अलग अलग स्टेट्स हैं जिनके यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वो जो लैंग्वेज है उनको आज भी इम्पोर्टेंस दी जाती है. और जब हमारे यहाँ 21 लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है या जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है, और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जामिनेशन अगर हो रहा है तो
वो कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट है वो अपनी मदर लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में उस एग्ज़ामिनेशन को दे सकता है। देखो यहाँ हमने जब पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि हमारे यहाँ श्रीलंका जो था, तो श्रीलंका ने क्या किया था कि अपनी जो सिन्हाली जो लैंग्वेज थी उसी को, जो उसको बोलने वाले लोग थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, या उस लैंग्वेज को ज़्यादा एम्फसाइज़ किया और उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। लेकिन और उनके यहाँ कैसी सिचुएशन आ गई थी, उनके यहाँ सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो सिचुएशन है वो सिविल वॉर तक ना पहुँचे, इसीलिए हमारे यहाँ किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ना दे करके हर लैंग्वेज को अपने अपने स्टेट में इम्पोर्टेंस दी गई है कि आपका जो भी ऑफिशियल काम है या जो भी आप अपने स्टेट में आप जो भी लैंग्वेज बोलना चाह रहे हो, जो भी आप जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, आप दे सकते हो। देन उसके बाद आता है आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। व्हाट डज इट मीन? देखो हमारे यहाँ जो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो अरेंज किया गया है, वो कैसे अरेंज किया गया है? वो ऐसे अरेंज किया गया है कि जो स्टेट होगा वो सेंटर के ऑब्लाइज होगा। ठीक है, कभी ऐसा होता था कि हमारे यहाँ जो सेंटर में अगर गवर्नमेंट है वही अगर स्टेट में गवर्नमेंट है तो कह सकते हो आप कि उस स्टेट की जो फंक्शनिंग होती थी वो स्मूथ हो जाती थी। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता था कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो स्टेट में नहीं है, तो इससे क्या होता था, जो सेंटर वाली गवर्नमेंट है वो स्टेट को डोमिनेट करने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर उसके बाद ये सिनेरियो जो था 1919 के बाद चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि तब से हमारे यहाँ जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर मेजॉरिटी में आना ख़त्म हो गई और इस वजह से कोलिशन की गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी। जब कोलिशन की गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी तो हर रीजनल पार्टी को अपना, यू कैन से कि एक फेस मिला, अपना इम्पोर्टेंस मिला। किसी भी कहीं किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी तो किसी भी रीजनल पार्टी को, वहाँ की रीजनल पार्टी को अपना से मिला। और अब वो जो रीजनल पार्टी थी, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करी, गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो अब क्या होता था कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ज़्यादा स्टेट को यू कैन से कि उसको इतना ज़्यादा हरास नहीं कर सकते थे या इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते थे। देन उसके बाद हमारे यहाँ जो पावर है इंडिया में वो उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। इसका क्या मतलब है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इस कि हमारा जो पावर था वो सेंट्रलाइज होने के बाद या डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब अलग अलग स्टेज में अलग अलग पावर्स को बांट दिया गया। आज हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की ये सिचुएशन है कि हमारे यहाँ ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, रादर हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट की भी प्रोविज़न है। हमारे यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पंचायत है, ठीक है, हमारे यहाँ सरपंच होने लगे हैं। देन हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिटीज़ की अगर आप बात करो तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है बड़े बड़े, वो आपकी लोकल गवर्नेंस, मतलब उस शहर की गवर्नेंस या जो पंचायत है वो उस गांव की गवर्नेंस के बारे में ध्यान देता है। और यहाँ पर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे उनको इतनी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करा रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर सकें और उनको बहुत ज़्यादा जो जैसे विलेज है, विलेज की जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करके पंचायत के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हमारे यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ द पावर है वो ना हो सके। और इसलिए भी हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर है क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट्स हैं वो कभी कोई तो स्टेट्स इतने बड़े बड़े हैं जो कि दे आर बिगर देन दैट ऑफ द फ्यू यूरोपियन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हरियाणा, इट इज़ सिमिलर इन एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द बेल्जियम। देन महाराष्ट्र, इफ यू टॉक अबाउट द एरिया, इट इज़ सिमिलर, इट इज़ एरिया वाइज इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ जर्मनी। देन उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इट इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द रशिया। सो हमारे यहाँ जो और हमारे यहाँ जो लोकल लोग हैं वो बड़े वैरीड हैं, राइट। हमारे यहाँ बहुत वेरिएशन है ना। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर, और आप महाराष्ट्र में देख लो
तो हमारे यहाँ बहुत सारा वेरिएशन है, हमारे कल्चर में वेरिएशन है, हम कैसे अर्निंग करते हैं, हमारे यहाँ फार्मिंग में वेरिएशन है। तो ये सारे वेरिएशंस को कौन समझ सकता है? जो वहाँ का एक्चुअल रेसिडेंस होगा वही समझ सकता है। तो उनके सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो पावर था वो टुकड़े टुकड़े में बट के एट लास्ट विलेज तक भी उनकी अपनी इंडिपेंडेंट यूनिट के तक पहुंच गया, जिसको हम कहते हैं पंचायत। देखो पंचायत जो है उसके अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग टायर्स होते हैं कि जो पंचायत होती है वो काम करती है ग्राम सभा के सुपरविजन में। ग्राम सभा जो होती है वो 2 से 3 बार इन अ ईयर मीटिंग करते हैं। देन यहाँ पे जो सरपंच होते हैं वो वो अलग अलग गांव के जो हेड होते हैं, दे आर कॉल्ड सरपंच, और वो उनका हेड होता है। देन उसके बाद ये जो सरपंच होते हैं इनका इलेक्शन जो है बाकायदा स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है, और उनके लिए बाकायदा आपके इलेक्शंस का प्रोविजंस है। देन उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे यहाँ मदद कर रहा है कि इस जो छोटी यूनिट में भी एकदम लोकलाइज्ड यूनिट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत है, इसमें भी हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो, लाइक SC/STs का हो, जो अदर लोअर क्लासेस हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन कुछ परसेंटेज है, देन वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन कुछ परसेंटेज है। बट स्टिल हम आज भी हमारे यहाँ जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होने के बावजूद भी हम उतने ज़्यादा फुल फ्लेजेडली काम नहीं कर पा रहे हैं जो हम hopefully in the coming years we'll be able to achieve. To this we come to an end of today's class and to the chapter as well. For the question answers, the solutions will be provided in your WhatsApp group. Till then, in our next class we'll be going to catch up for our next chapter. Till then, have a great day ahead.